पार्टी खत्म हो गई। एना बाहर निकल गई और मैं भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह मेरे पीछे पीछे आ गई। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? यह कहते हुए उसने अपनी कार अनलॉक की। वह एक हाई एंड ऑडी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। लगता है काम अच्छा चल रहा है, एला ने कहा। असल में यह कार कंपनी ने दी है। मैंने अपनी कार की चाबी निकाली। लेकिन मेरे पास अपनी कार है। ये कहकर मैंने अपनी कार अनलॉक की। मेरी पुरानी पोर्शे कई सालों से खड़ी थी, इसलिए मैंने अपने कमाए पैसों से एक नई कार खरीद ली थी। हालांकि नॉवेल लिखने से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन कार खरीदने लायक तो हो ही जाते थे। ऊपर से मैंने स्टॉक से भी अच्छा खासा पैसा कमाया था। मेरे पिता पहले मेरे लिए कार खरीदना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पास खुद के पैसे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं कार लेकर निकल गया और एला को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि उसने काफी कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन मुझसे मिलते ही उसे हकीकत का एहसास हो गया। जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की, मैं उसी चीज के साथ पैदा हुआ था। अमीर परिवार में जन्म लेना सच में अलग ही होता है। वह मान चुकी थी। उसे मुझसे जलन हो रही थी। घर जाते समय वह कुछ देर कार में ही बैठी रही, फिर ऊपर अपने अपार्टमेंट में चली गई। वह अपार्टमेंट उसने कुछ महीनों पहले ही किराए पर लिया था, करीब 100 वर्ग मीटर का। कोई और विकल्प भी नहीं था। न्यूयॉर्क में घर बहुत महंगे थे। किराया देना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन घर खरीदना अभी भी आसान नहीं था। महीने की अच्छी सैलरी होने के बावजूद उसे अभी लंबे समय तक पैसे बचाने पड़ते। उधर रेयान कपड़े धोकर बाहर आया और एला को देखा। तुम आ गई? एला दरवाजे पर खड़ी जूते बदल रही थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। रेयान ने 3 सब्जियां और एक सूप बना रखा था। मैंने खाना बना लिया है, खाओगी? एला ने एक नजर डाली। नहीं, तुम खा लो। ये कहकर वह नहाने चली गई, फिर सीधे बेडरूम में चली गई। कुछ देर बाद रेयान भी कमरे में आया और उसके पास लेट गया। उसने एला को गले लगाया। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? काम तो ठीक चल रहा है ना? बात करते हुए उसने हाथ उसके सीने पर रख दिया। एला ने उसका हाथ हटा दिया। मैं आज बहुत थकी हूं। उसके दिमाग में जैक का चेहरा घूम रहा था। वह कितना स्मार्ट, कितना आत्मविश्वासी लग रहा था। फिर उसने रेयान की तरफ देखा। इन सालों में वे हमेशा साथ रहे थे। बस पैसे कमाने में लगे रहे और पैसे बचाने में। इसी वजह से उन्होंने साथ रहने का फैसला किया था। पहले उसे लगता था कि रेयान परफेक्ट है, लेकिन अब मेरी तुलना में उसे वह बेहद साधारण लगने लगा था। एला ने बात बदलते हुए पूछा, तुम्हारी जॉब सर्च कैसी चल रही है? रेयान ने फाइनेंस पढ़ा था और इन दिनों नौकरी ढूंढ रहा था। यह सुनकर वह चुप हो गया। एला ने पूछा, क्या हुआ? रेयान बोला, कुछ नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। असल में उसे एक कंपनी में जॉब मिलने वाली थी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात लुकास जी से हो गई। उस घटना के बाद से ही लुकास जी उससे नफरत करता था। कॉलेज में तो वो पहले ही अलग थलग पड़ चुका था। अब नौकरी ढूंढने में भी उसके रास्ते में रुकावटें आ रही थीं। दोनों ने फाइनेंस ही पढ़ा था। लुकास जी के परिवार के कुछ अच्छे संपर्क थे, इसलिए लोग उसकी बात मानते थे। रयान को लगा था कि फाइनेंस में जाकर वो जरूर सफल होगा, लेकिन शुरुआत में ही उसे इतनी मुश्किलें मिल रही थीं। वह एला के पास और करीब आया और उसे गले लगाने लगा। एला ने उसे फिर से दूर कर दिया। मुझे गर्मी लग रही है। पहले उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था कि यह सब पैसे बचाने के लिए सही है। उसकी अपनी कमाई थी, लेकिन रयान अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे अपने साथ रहने देना। कम से कम उसके पास रहने की जगह तो थी। लेकिन अब एना को अचानक रयान के साथ रहने का थोड़ा पछतावा होने लगा था। अगर जैक को पता चल गया कि वह अब रयान के साथ रह रही है, तो क्या वह उसे फिर भी मौका देगा? मैं बाथरूम जा रही हूँ, ये कहकर एला उठी और कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन एला बहुत जल्दी घर से निकल गई और नाश्ता भी नहीं किया।
रेयान ने सोचा कि शायद वो काम में व्यस्त होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा, मैंने एला को लिफ्ट के पास खड़े देखा। उसने मुझे देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और फोन पर बात करने लगा। मैं कंपनी पहुंच गया हूं, अब बात नहीं कर सकता। आज रात मैं सीधे तुमसे मिलने आऊंगा। सोफिया काफी समय से व्यस्त थी। अब वह आखिरकार वापस आने वाली थी। मैंने एला से कोई बात नहीं की। हम दोनों एक ही फ्लोर पर भी काम नहीं करते थे। जैसे ही मैं अपने फ्लोर पर पहुंचा, बिना कुछ कहे लिफ्ट से उतर गया। एला के चेहरे का भाव बदल गया। शायद उससे बहस करना भी उससे बेहतर था, क्योंकि अनदेखा करना सबसे ज्यादा दर्द देता है। उस दिन काम के बाद मैं सीधे थॉर्नटन हाउस चला गया। मैं और सोफिया पहले भी कई बार वहां खाना खा चुके थे। अब तो जब भी कोई बात होती, मैं सीधे वहीं चला जाता था। आज सोफिया की छोटी बहन भी घर पर थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर बोली, जैक, वह अब काफी बड़ी हो गई थी, लगभग अपनी बहन जितनी लंबी। मानना पड़ेगा, थॉर्नटन परिवार के जीन वाकई अच्छे थे। ऐसी लड़की अगर बाहर जाए तो पता नहीं कितने लड़के उसके पीछे पड़ जाएं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। वह ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अंदर गया। सोफिया अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आई थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तुम आ गए। असल में मुझे लेने आने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि उसका आना बहुत ध्यान खींचेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मैं उसके पास गया और कहा, एक बार गले लगो। वह मुझे देखती रही, लेकिन हिली नहीं। मैं उसकी इस ठंडी आदत का आदी था। मैंने खुद ही उसे गले लगा लिया। तभी मिसेस थॉर्नटन बाहर आई और मजाक करते हुए बोली, अभी अभी आई हो और गले लगना शुरू हो गया। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। बस काफी समय से नहीं मिला था। सोफिया मुझे पीछे के गार्डन में ले गई। हम दोनों थोड़ी देर वहां बैठे। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, काम कैसा चल रहा है? मैंने सिर हिलाया। पापा ने जो जगह दिलाई है वह काफी अच्छी है। हम थोड़ी देर और बात करते रहे, फिर वापस लिविंग रूम में आ गए। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा मिसेस थॉर्नटन सोफे पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने एक और टिश्यू उठाते हुए कहा, मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ, बहुत भावुक है, इसलिए आंसू आ गए। मैंने पूछा, कौन सा नॉवेल? उन्होंने कहा, आजकल काफी लोकप्रिय है। मैंने झुककर देखा और पाया कि वह वही नॉवेल था जो मैंने लिखा था। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह इसे पढ़ेंगी। उन्होंने कहा, तुम भी पढ़ना, बहुत अच्छा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उनका कोई जॉब नहीं था, उनका ज्यादातर समय घर संभालने में ही जाता था। अब जब उनकी छोटी बेटी भी कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, तो उन्हें उसकी भी कम जरूरत थी। इसलिए वह समय बिताने के लिए नॉवेल पढ़ती थी। डिनर के दौरान मैं और सोफिया साहब बैठे थे। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, अब जब तुम वापस आ गई हो तो कुछ दिन घर पर ही रहो। जैक, तुम भी यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? पहले सोफिया घर पर ज्यादा समय नहीं बिताती थी। हर बार आते ही मेरे घर चली जाती थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपने घर में रहना ही पसंद है। मिसेस थॉर्नटन हंसते हुए बोली, तो शादी के बाद सोफिया को यहां लाना मत भूलना। मैंने सूप का एक घूंट लिया। अभी तो बहुत जल्दी है, शादी के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। मैंने एक नजर सोफिया पर डाली। उसके साथ रहना है या नहीं, ये भी अभी तय नहीं था। डिनर के बाद सोफिया मुझे घर छोड़ने आई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और कहा, वैसे एना भी मेरी कंपनी में काम करती है। यह सुनते ही सोफिया थोड़ी रुक गई। कार एक चौराहे पर रुक गई। वह मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखने लगी। अच्छा, ऐसा है? सोफिया को उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी उसे एला का नाम सुनने को मिलेगा। मैंने आगे कहा, वह अब काफी अच्छा कर रही है। तुम्हें पता है, अभी इंटरनेट का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसने सही फील्ड चुना है और उसमें टैलेंट भी है, लेकिन उसका वह घमंडी अंदाज अभी भी मुझे हंसी दिलाता है। सोफिया ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम कंपनी बदलना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी ढूंढ दूंगी।
उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या बात है, तुम्हें जलन हो रही है? डर है कि मेरे और उसके बीच कुछ हो जाएगा? मुझ पर भरोसा नहीं है? सोफिया बोली, हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस मुझे वह पसंद नहीं है। मैंने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही ठंडी बनी रही, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हम दोनों घर पहुंच गए। पापा घर पर नहीं थे, वह हाल ही में लेकवुड गए हुए थे। मैं अंदर गया और सोफिया भी मेरे पीछे पीछे आई। उसने अचानक मुझे पीछे से गले लगा लिया। क्या मैं सच में इतनी ठंडी हूं? मैं हंसी रोकते हुए बोला, तुम हमेशा से ही ठंडी रही हो। वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखें अचानक नरम हो गईं। कोई नहीं जानता था कि बाहर वह हर दिन खुद को कितना दबाकर रखती है। उसने धीरे से कहा, यह ठंडापन नहीं है, मैं बस कंफ्यूज थी। तो अब क्या है? मैंने पूछा। सोफिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। यह कहते हुए उसने मेरी कमर को और कसकर पकड़ लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट आ गई। मैंने हल्के मजाक में कहा, अच्छा, मुझे तो लगा था तुम मुझसे नफरत करती हो। सोफिया की नजर मेरे होठों पर गई और उसने धीरे से सिर उठाया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर तक कुछ हुआ ही नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो देखा वह बहुत करीब थी, लेकिन खुद को रोक रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम बहुत परेशान करती हो। मैं जाने ही वाला था कि उसने मुझे खींच लिया और इस बार उसने मुझे कसकर चूम लिया। इतने समय साथ रहने के बावजूद वह हमेशा न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी रहती थी। मुझे कई बार लगा था कि शायद वह मुझे सच में पसंद नहीं करती, लेकिन उसका यह अचानक किया गया किस मुझे पूरी तरह से चौंका गया। इसके बाद उसने मुझे देखा और पूछा, अब भी मैं ठंडी लगती हूं? उसे मेरी पहले वाली बात याद थी। मैं हंस पड़ा। लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा और उकसाना पड़ेगा। मैंने उसे गले लगाते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हें वापस जाना होगा? तुम्हारे पापा अब तुम्हें मेरे घर पर रहने नहीं देंगे। शायद उन्हें यह पसंद नहीं है। सूफिया ने कहा, मैं अभी कुछ समय तक कॉलेज वापस नहीं जाऊंगी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सच में? वह बोली, हाँ, लेकिन मैं घर पर भी नहीं रहने वाली। मैं बाहर रहने का सोच रही हूँ। वह बचपन से ही थॉर्नटन हाउस में नहीं रही थी और अब तो वह वहां और भी कम रहना चाहती थी। कुछ बातें भले ही बीत चुकी थी, लेकिन उसके लिए वे अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने पूछा, तुमने रहने की जगह तय कर ली है? सोफिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चलो साथ में देखते हैं, शादी के बाद वहीं रहेंगे। मैं उसे देखता रह गया। वह बोली, क्या हुआ? कुछ देर बाद मैंने कहा, अभी शादी की बात करना थोड़ा जल्दी नहीं है? सोफिया ने भौहें चढ़ाई। तो फिर कब? मैं हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने अभी तक ये भी नहीं सोचा कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं। सोफिया ने गंभीर होकर मुझे देखा। जैक, तुम मेरे हो। मैंने मजाक जारी रखते हुए कहा, अगर मुझे कोई और पसंद आ जाए तो? ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। अगर तुम्हें कोई और पसंद आया तो मैं उसे इस दुनिया से हटा दूंगी और तुम्हें अपने पास बंद कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सच में चौंक गया। फिर हंसते हुए बोला, इतनी सीरियस मत हो, मजाक कर रहा था। तुमने तो डरा ही दिया। सोफिया ने शांत स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। अब सो जाओ, आराम करो, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। आमतौर पर वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन आज उसने बहुत कुछ कहा। क्या वह सच में गंभीर थी? मैं नहाकर बाहर आया तो देखा एथन चाव का मैसेज आया हुआ था। क्या सोफिया वापस आ गई? मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, आ गई। एथन चाव ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे पता था, तुम मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैंने लिखा, वह अभी गई है। एथन चाव ने तुरंत मजाक किया, तुम दोनों अभी तक साथ में सोए नहीं? मैंने शांत तरीके से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर हम साथ नहीं सोए? हम एक सही रिश्ते में हैं।
एथन चाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तुम पर शक है। मैंने जोर से टाइप किया, जाकर कहीं ठंडे हो जाओ। एथन चाओ ने फिर मैसेज किया, मेरे पापा का बर्थडे है, आना मत भूलना। और हाँ, वह फिर से यही कहेंगे कि तुम सोफिया से शादी मत करना। हर बार जब मैं अपने अंकल से मिलता था, वह मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि मैं सोफिया से अलग हो जाऊं, और हर बार मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। अगली सुबह सोफिया मुझे अपने नए घर दिखाने के लिए ले गई। पहले जब वह थॉर्नटन हाउस नहीं जाती थी, तो मेरे घर पर ही रहती थी। अब उसके पास अपना खुद का घर था, और शायद यही हमारा भविष्य का घर भी हो सकता था। मैं थोड़ा उत्साहित था। घर बहुत शानदार था, एक बड़ा गार्डन और स्विमिंग पूल भी था। मैं ऊपर गया और बेडरूम देखा। कमरा बहुत बड़ा था। सोफिया के पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए एक गेमिंग रूम और ड्रेसिंग रूम भी तैयार करवाया था। यहाँ तक कि बाथरूम में डबल सिंक भी बनवाया गया था। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर फोन से मिरर सेल्फी लेने लगा। तभी सोफिया अंदर आई। क्या कर रहे हो? मैंने उसे बुलाया। इधर आओ, साथ में फोटो लेते हैं। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ कहा, मुझे गले लगाओ। उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा और दूसरे से उसके कंधे को पकड़कर कई मिरर फोटो क्लिक की। फोटो लेने के बाद मैंने देखा, वह मुझे ही देख रही थी। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या हुआ? सोफिया बोली, देख लो, कुछ कमी तो नहीं है, मैं सब तैयार करवा दूंगी। मैं हंस पड़ा। यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोफिया ने सीधे कहा, तो तुम यहां शिफ्ट हो जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं अपने घर में ही रहने का आदी हूं, और पापा भी कभी कभी घर आते हैं। मुझे अपना घर ही पसंद है। सोफिया ने धीरे से हो कहा। उसके चेहरे पर हल्की निराशा दिख रही थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। वैसे भी लेकवुड में तुम्हारा एक कमरा है। अगर मैं तुम्हें परेशान करने लगूं, तो तुम यहां आ जाना। सोफिया बोली, सच में, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं मानूंगी। मैंने उसे देखा। वह सच में हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। हर बार जब वह कुछ समय के लिए गायब होती और फिर वापस आती, तो और भी आकर्षक लगती। सूफिया ने कहा, मेरा पति सिर्फ तुम ही हो सकते हो। मैंने मजाक में कहा, तो अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूं, तो क्या तुम पूरी जिंदगी अकेली रहोगी? यह कहते ही मैं खुद थोड़ा रुक गया। मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। मुझे यह भी नहीं पता था कि आखिर में सोफिया सच में अकेली रही या नहीं। सोफिया ने मुझे हल्का सा थपाया। क्या सोच रहे हो? वह मुझे देख रही थी, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि मैं किसके बारे में सोच रहा हूं। कभी उसे लगता था कि मैं सच में उसे पसंद करता हूं, और कभी लगता था कि शायद मैं किसी और को देख रहा हूं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। सोफिया ने हल्की नजर डाली। मैंने उसका हाथ हटाना चाहा। छोड़ो, मुझे मत पकड़ो। फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, तो फिर मुझे गले क्यों लगाती हो? सोफिया ने हमेशा की तरह छोटे शब्दों में जवाब दिया, नापसंद नहीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने फोन उठाया और अभी ली गई तस्वीरें देखने लगा। वे सच में अच्छी आई थीं। मैंने कहा, बहुत सुंदर है। सोफिया ने पूछा, तुम सिर्फ फोटो से ही खुश हो जाते हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या जानो, मुझे बहुत सारी तस्वीरें लेना पसंद है, ताकि जब तुम मेरे पास नहीं होती, तो मैं तुम्हारी तस्वीरें देख सकूं। सोफिया मुझे देखती रही, जबकि मैं फोन में फोटो एडिट करने लगा। वह चुपचाप इंतजार करती रही, जब तक मैं एडिटिंग खत्म नहीं कर देता। फिर मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तभी कोई अंदर आया। वह सोफिया के अंकल थे। एथन थॉर्नटन ने हमें इस तरह देखा और कहा, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। मैं उस समय सोफिया को गले लगाए हुए था। सोफिया ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एथन थॉर्नटन बोले, लगता है मैं गलत समय पर आ गया, मैं नीचे जा रहा हूं। यह कहकर वह नीचे चले गए। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने सोफिया की तरफ देखा। तुम्हारे अंकल यहां क्यों हैं? सोफिया ने जवाब दिया, इस घर के निर्माण की देखरेख
उन्होंने ही की है। इस घर के आइडिया सोफिया के थे और एथन थॉर्नटन ने उन्हें पूरा करवाया था। क्योंकि सोफिया बचपन से थॉर्नटन हाउस में नहीं रही थी, इसलिए वह अपने अंकल के ज्यादा करीब थी। वह कई कामों में उन्हीं पर भरोसा करती थी। एथन थॉर्नटन भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वे उसे पूरी तरह अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। मैं सोफिया के साथ ऊपर से नीचे आया और देखा कि एथन थॉर्नटन सोफे पर बैठे थे। मैंने विनम्रता से कहा, अंकल, हालांकि मेरे और सोफिया के बीच कुछ भी गलत नहीं था। हम बस सामान्य रूप से साथ थे। लेकिन उनके सामने आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। एथन थॉर्नटन ने हमें देखकर पूछा, घर कैसा लगा? कोई दिक्कत तो नहीं? जैक संतुष्ट है? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों शादी के बाद यहीं रहने वाले हो, इसलिए मैंने काफी चीजें तुम्हारे हिसाब से तैयार करवाई है। यह लड़की तो बस मुझे काम पर लगाती रहती है। अगर कुछ भी पसंद ना आए तो सीधे मुझे बता देना। मैं थोड़ा असहज होकर बोला, सब बहुत अच्छा है, धन्यवाद अंकल। पहले मैं उन्हें मिस्टर थॉर्नटन कहता था, लेकिन अब इतना औपचारिक नहीं रहा था। यह सुनकर वह भी काफी खुश हुए। सोफिया का सामान भी आ गया था। वह आधिकारिक रूप से यहाँ शिफ्ट हो गई। अंकल ने खुद खाना बनाकर एक छोटा सा हाउस वार्मिंग भी रखा। खाना खाने के बाद उसी दोपहर सोफिया मुझे कंपनी छोड़ने गई। कार से उतरने से पहले मैं उसकी तरफ झुका और उसे किस किया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसी समय एला ऑफलाइन स्टोर से वापस आई थी। उसने मुझे कार से उतरते देखा और कार में बैठी लड़की सोफिया थी। उसने एक झलक देखी, लेकिन साफ पहचान नहीं पाई। मैं उसके पास से गुजरा। वह हैरान होकर बोली, तुम आज सुबह कंपनी नहीं आए? मैंने चिढ़कर कहा, यह भी तुम्हारा काम है? तुम हो कौन? मैं बिना रुके अंदर चला गया। सोफिया कार में बैठी मेरे जाते हुए देख रही थी। उसने एला को भी देखा, जो मुझे घूर रही थी। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक लड़की होने के नाते वह अच्छी तरह समझ गई कि एला की नजर का मतलब क्या था। दोपहर में मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, तभी किसी ने मेरे लिए कॉफी लाकर रखी। जैक, ये तुम्हारे लिए है। मैंने हैरानी से पूछा, इतना अच्छा कौन है? मेरे सहकर्मी ने कहा, R&D डिपार्टमेंट की हेड, वेल्स मैडम। बहुत खूबसूरत है। पता नहीं क्या अच्छी खबर मिली है, सबको कॉफी पिला रही हैं। बहुत अच्छी इंसान लगती हैं। बस पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड है या नहीं। मैंने मेज पर रखी कॉफी को देखा और हंसी आ गई। एला, अब उसके पास सच में पैसे आ गए थे। मुझे याद आया, स्कूल के समय वह अक्सर मेरे पैसों से सबको ट्रीट देती थी। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसे उदार समझते थे। जब मैंने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, तो वह कुछ समय के लिए शांत हो गई थी। अब वह फिर से लोगों को ट्रीट दे रही थी। लेकिन इस बार मैंने वह कॉफी नहीं पी। मैंने उसे किसी और को दे दिया। मैं उस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। कौन जाने, उसकी एक कप कॉफी पीकर ही मैं उसका एहसानदार बन जाऊं। उस दिन दोपहर के बाद मैं कंपनी से निकल गया। क्योंकि सोफिया मुझे छोड़कर गई थी, इसलिए मैं खुद गाड़ी लेकर नहीं आया था। मैंने ड्राइवर को कॉल किया। नीचे आकर मैं लॉबी में बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी एक लड़की ऊपर से नीचे आई और मुझे देखकर बोली, जैक, मैंने ऊपर देखा। वह एथन चाओ की एक्स गर्लफ्रेंड शिलिन थी। हर बार उसका चेहरा देखते ही मुझे अजीब सा महसूस होता था। वो दिखने में ठीक ठाक थी, बल्कि थोड़ी सुंदर भी थी। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में उसी ने शादी के बाद एथन चाओ की हत्या कर दी थी। और पकड़े जाने के बाद भी वह कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। कुछ समय पहले जब मुझे पता चला था कि एथन चाओ उसके साथ रिलेशन में है, तो मैंने उन्हें अलग होने की सलाह दी थी। अब उसे सामने देखकर मेरी नजर ठंडी हो गई। मैं थोड़ा सतर्क होकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वह कभी भी हमला कर सकती है। शिलिन बोली, एथन चाओ को क्या हो गया है? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा,
मुझे उसके मामलों के बारे में कुछ नहीं पता। वह नहीं मानी। तो अभी उसे कॉल करो, मैं उससे खुद बात करूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वैसे भी उनका ब्रेकअप मेरी ही सलाह की वजह से हुआ था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं हाल ही में उससे संपर्क में नहीं हूं। मेरे इस व्यवहार को देखकर शिलिन का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने सीधा कहा। मुझे जाना है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह मेरे पीछे भागी। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वह तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं डर कर पीछे हट गया। मुझे छोड़ो। संघर्ष करते हुए मैं पीछे हटा और किसी से टकरा गया। मैंने मुड़कर देखा। एला मेरे सामने खड़ी थी। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर एला ने शिलिम की तरफ देखा। डायरेक्टर शिया। शिलिम ने एला को देखते ही तुरंत मुझे छोड़ दिया। मैं बस उससे कुछ निजी बात पूछ रही थी, उसे परेशान नहीं कर रही थी। पता नहीं यह इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। इतना कहकर वह बाहर चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और महसूस किया कि मेरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा है। एला ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके सामने इस तरह पकड़ा जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने खुद को संभाला। मैं ठीक हूं। एला बोली, तुम उससे इतना डरते क्यों हो? वह हमारी कंपनी की एक क्लाइंट है। हम उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जाने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं मना कर दिया। जरूरत नहीं। ड्राइवर आने ही वाला है। एला ने मेरा नाम धीरे धीरे पुकारा। जैक, मेरी तरफ देखो। मैं मुड़ा। क्या कहना है? वह थोड़ी भावुक हो गई। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? कॉलेज में मैं थोड़ी स्वार्थी थी, लेकिन इन सालों में क्या हमने कभी कोई झगड़ा किया? क्या तुम मुझे ऐसे देखोगे जैसे मैं कोई बीमारी हूं? पहले तो तुम मुझे इतना पसंद करते थे। उसका हाथ अब भी मेरी कलाई को कसकर पकड़े हुए था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों, बेहद असहज। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया। मुझे मत छुओ, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। पहले भी असहज लगता था, लेकिन आज उसे इस रूप में देखकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सबसे खराब यादें याद आ गईं। ऐसा लगा जैसे वही चेहरा फिर से मेरे सामने खड़ा हो और कह रहा हो, जैक, मर जाओ। उस रात एथन चाओ मेरे कमरे में आया और मुझे बिस्तर पर उदास बैठे देखा। वह मेरे पास बैठ गया। क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा। पिछली जिंदगी में मैं न्यूयॉर्क नहीं आया था, इसलिए उससे ज्यादा करीब भी नहीं था। लेकिन इस जन्म में, इन सालों में, मैंने सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताया था। मेरे मन में उसके लिए भावनाएं भी गहरी हो गई थीं। और जब मुझे उसकी पिछली जिंदगी का अंत याद आया, तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, बस शिलिन से सामना हो गया। एथन चाओ तुरंत गुस्से में आ गया। "अ, क्या उसने तुम्हें परेशान किया?" मैंने सिर हिलाया। नहीं, वह चाहती थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं। मैंने मना कर दिया। एथन चाओ तुरंत बोला, अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हालांकि पहले उसे शिलिन पसंद थी, लेकिन उस झगड़े के बाद उसे भी समझ आ गया था कि वह सही इंसान नहीं है। वह सलाह मानने वाला इंसान था। मैंने कहा, छोड़ो, उससे दूर ही रहो। मुझे लगता है वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। शायद उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति भी है। एथन चाओ बोला, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव इतना खराब नहीं है। ये देखकर कि उसके मन में अभी भी शिलीन के लिए अच्छा विचार है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ऊपर देखा। सोफिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर एथन चाओ खड़ा हो गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, मैं चलता हूं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और सोफिया से बोला, जैक ठीक नहीं लग रहा, शायद तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसके पास रहना। सोफिया ने सिर हिलाया। ठीक है। एथन चाओ के जाने के बाद सोफिया मेरे पास आई। उसने मुझे देखा। क्या हुआ?
उसे सामने देखकर मुझे तुरंत सुकून मिला। मैंने कहा, मैं आज आया, लेकिन लंच नहीं किया, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। सोफिया ने कहा, मैं ठीक कर देती हूँ। वह मेरे पास बैठ गई और मुझे सिरहाने से टिका कर बैठाया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। हम पहले कभी इतने करीब नहीं आए थे। मैंने उसकी तरफ देखा, वह भी मुझे देख रही थी। वह हमेशा मेरे सामने थोड़ी संकोची रहती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि अगर वह मुझे थामे नहीं रखेगी तो मैं टूट जाऊंगा। सोफिया ने मुझे कुछ देर तक अपने पास थामे रखा। मुझे उसकी बाहों में हल्का सा झुकते हुए, लगभग सोते हुए देखकर उसने धीरे से पूछा, अब ठीक लग रहा है? मैंने धीमे से कहा, हूं, तुम मेरे पास हो, बस यही काफी है। मेरी बात सुनकर सोफिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो फिर मैं अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, मैंने आंखें आधी बंद करते हुए कहा। झूठ, तुम हमेशा मेरे पास कैसे रह सकती हो? मुझे इस तरह थोड़ा नखरे करते देख जैसे मैं पहले जैसा हो गया हूं। सोफिया को थोड़ा सुकून मिला। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसके पिता अलेक्जेंडर थॉर्नटन की हल्की नाराज आवाज थी। तुम कहाँ चली गई हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस समय सोफिया को अपने पिता के साथ मेहमानों को संभालना था, लेकिन वह बिल्कुल शांत रही। जैक की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके साथ हूं। उधर से आवाज थोड़ी चिंतित हो गई। उसे क्या हुआ? सोफिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आज नहीं आऊंगी अगली बार। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारे पापा का कॉल था, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? सोफिया ने सिर हिलाया। कोई खास बात नहीं है। वह अक्सर घर पर नहीं रहती थी। अब जब वह कुछ समय के लिए वापस आई थी, तो उसके पिता चाहते थे कि वह मेहमानों से मिले। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके पिता मेरे मामलों में हमेशा साथ देते थे, इसलिए वो उनकी बात मान लेती थी। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैंने गहरी सांस ली। आज मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिससे मुझे नफरत है। सोफिया ने अंदाजा लगाया। एला? मैंने सिर हिलाया। मेरी बात कुछ और है, मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकता। मैं अपने कजिन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिला और उसके बारे में मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है। सच कहूं तो मुझे उससे डर लगता है। शीलिन के बारे में सोचते ही मुझे सच में डर महसूस हुआ। हालांकि मैं एक बार मर चुका था, लेकिन मैंने कभी किसी कातिल का सामना नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वह कब क्या कर दे, और इस जिंदगी में मैं उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था, न ही उसे चुप करा सकता था। वह मेरे लिए एक टाइम बम जैसी थी। सूफिया ने मुझे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसके साथ होने से सच में मुझे सुकून मिल रहा था। शायद उसकी वजह से या शायद उसके पेशे की वजह से। फौज में रहने वाला इंसान उससे ज्यादा सुरक्षित और कौन महसूस करा सकता है। शनिवार को अंकल का बर्थडे था। सूफिया के पास काम था, इसलिए मैं अकेला ही गया। अंकल ने देखा कि मैं उसे साथ नहीं लाया। मैंने आंखें घुमाते हुए कहा, अंकल, हर बार मुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए मत समझाइए। चाऊ जी ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा, तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। एथन चाओ मेरे पास आया। जैक, तुम अकेले आए हो? मैंने कहा, हाँ, उसे काम था। सोफिया के वापस आने के बाद वह सच में बहुत बिजी हो गई थी। और सच कहूं, मुझे भी अच्छा लगा कि वह यहाँ नहीं आई। अब काफी लोग हमारे रिश्ते के बारे में जान चुके थे। अगर वह आती तो सब उसे खुश करने में लग जाते, जो बहुत परेशान करने वाला होता। चाऊ जी मेहमानों को संभालने चले गए। मैं एथन चाव के साथ बैठा था। लुकास जी भी वहीं था। अब जब उसे मेरे और सोफिया के रिश्ते का पता चल गया था, तो वह रयान से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था। वह मेरे और एथन चाव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। हर इवेंट में वह खुद ही आकर हमारे पास खड़ा हो जाता था। एथन चाव तो ऐसे लोगों का आदी था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लुकास जी ने मुझसे कहा, यंग मास्टर क्रेन, कैसे हैं आप आजकल? मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक हूं। वह फिर भी बात बढ़ाने लगा।
पिछली बार मैंने अपने अंकल की कंपनी में रयान को देखा था। वह इंटरव्यू देने आया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उसे सीधे बाहर निकलवा दिया। वह फाइनेंस में आना चाहता है, पहले खुद को देख ले कि लायक है या नहीं। उसकी बात खत्म होते ही मेरी नजर दूर खड़े रयान पर पड़ी। वह एक बिजनेस सूट पहने हुए था और एक महिला के साथ चल रहा था। मैं उस महिला को कुछ देर तक देखता रहा। वह जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन है। मैंने लुकास जी से पूछा, वह महिला कौन है, तुम जानते हो उसे? लुकास जी ने उधर देखा और अचानक ठिठक गया। झाओ यांग यह रयान के साथ क्या कर रही है? यह नाम सुनते ही मेरी नजर फिर उस महिला पर टिक गई। अब समझ आया वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैंने उसे बाद में इंटरनेट पर देखा था। सब उसे स्टॉक देवी कहते थे। बस अभी वह काफी युवा दिख रही थी। एथन चाओ मेरे पास आया और बोला, वह फाइनेंस की बहुत बड़ी शख्सियत है, स्टॉक देवी। वह जो भी स्टॉक खरीदती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। पिछले 2 सालों में उसने बहुत पैसा कमाया है। बहुत लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वह किसी को आसानी से नहीं सिखाती जब तक तुम उसे पैसे देकर निवेश न करवाओ। तुम्हें पता है, हाल ही में फाइनेंस की दुनिया में 2 बड़े नाम हैं। वह उनमें से एक है। मैंने पूछा, दूसरा कौन है? एथन चाओ ने धीरे से कहा, ताओ रहने का आदमी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है। वह बहुत कम सामने आता है, लेकिन कभी नुकसान नहीं करता। वह ऐसे स्टॉक्स खरीदता है जो कोई नहीं खरीदता, और फिर वे अचानक बढ़ जाते हैं। कोई नहीं जानता वह क्या करता है। ये नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ताओ रैन तो मेरा असिस्टेंट था। जब मैंने निवेश करने की बात की थी, तब मेरे पिता ने मेरे लिए 2 असिस्टेंट रखे थे। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था, इसलिए ज्यादातर निवेश वही संभालता था। स्टॉक देरी, यह सुनकर मुझे थोड़ा हंसी भी आई। उधर लुकास जी पहले ही उस महिला के पास जा चुका था। डायरेक्टर झाओ, झाओ यांग उसे पहचानती नहीं थी। लुकास जी ने तुरंत कहा, मैं लुकास जी हूं। जियांग नान सिक्योरिटीज मेरे अंकल की कंपनी है। झाओ यांग ने बस हल्का सा सिर हिलाया। रेहान उसके पास खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया था। स्पष्ट था कि वह लुकास जी को देखकर खुश नहीं था। हाल ही में उसकी जॉब सर्च बार बार फेल हो रही थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। अचानक ही वह झाओ यांग की कंपनी में नौकरी पा गया था और अब उसका सेक्रेटरी था। झाओ यांग उसे अपने साथ लेकर भी आई थी। लुकास जी ने कहा, डायरेक्टर झाओ, आप इसके साथ क्यों हैं? ये मेरा क्लासमेट है। इसका चरित्र बहुत खराब है। झाओ यांग ने रयान की तरफ देखा। रयान चुप रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। झाओ यांग हंसी और बोली, क्या तुम्हारी बारी है मेरे आदमी पर उंगली उठाने की? तुम्हारे अंकल की कंपनी जियांग नॉन सिक्योरिटीज है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी कंपनी क्या है ना? उसका स्वभाव हमेशा से तेज था। वह किसी की परवाह नहीं करती थी और उसके पीछे मजबूत सपोर्ट भी था। इसलिए उसे किसी से डर नहीं था। रेयान ने देखा कि झाओ यांग उसका बचाव कर रही है, तो उसने राहत की सांस ली। उसे पता था, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर हो, मौके पूरी तरह खत्म नहीं होते। झाओ यांग जैसी लोग दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। लुकास जी को सबके सामने झटका लगा। वह चुपचाप वापस आकर बैठ गया। एथन चाओ ने मुझसे कहा, मैंने सुना है झाओ यांग को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह रयान के साथ इतनी अच्छी क्यों है? मैंने भौं उठाई। रयान हमेशा से लोगों को प्रभावित करना जानता है। पूरी शाम झाओ यांग बिजनेस की बातें करती रही। रयान उसके पास बैठा था, उसका सेक्रेटरी बनकर। वह बहुत कम बोल रहा था, शांत था और पूरी तरह प्रोफेशनल दिख रहा था। पार्टी खत्म हुई। वह झाओ यांग के साथ कार तक गया। कार में बैठकर झाओ यांग ने कहा, तुमने उस आदमी को नाराज कर दिया है। रेयान समझ गया, वह लुकास जी की बात कर रही है। उसने हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुराकर कहा, मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले लोग किंग बे जैसे जगहों में फिट नहीं बैठते। वहां के अमीर लड़कों के बीच मैं हमेशा अलग ही रहता हूँ। धन्यवाद डायरेक्टर झाओ, आपने मेरा साथ दिया। आप बाकी लोगों से अलग हैं। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता,
तो शायद मैं न्यूयॉर्क छोड़ चुका होता। उसकी यह कमजोर और बेचारगी भरी छवि लोगों को आसानी से प्रभावित कर देती थी। कार आगे बढ़ती रही। झाओ यांग ने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रेयान थोड़ा चौंका। आप यह क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, उसने कहा। रेयान ने सिर हिलाया। नहीं। झाओ यांग ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रेयान ने जवाब दिया, मैं एक दोस्त के साथ किराए पर रहता हूँ। पहले तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी। झाओ यांग ने दिलचस्पी से पूछा, दोस्त लड़का या लड़की? रेयान ने सच बताया, लड़की। झाओ यांग ने कुछ सोचकर कहा, वहां से शिफ्ट हो जाओ, कंपनी तुम्हें रहने की जगह देगी। रेयान कुछ नहीं बोला। झाओ यांग ने कहा, कल ऑफिस आना। रेयान ने सिर हिलाया। ठीक है। ड्राइवर ने उसे उसके घर के नीचे उतार दिया। रेयान कुछ देर वहीं खड़ा रहा जब तक कार चली नहीं गई। दरवाजे पर खड़ा होकर वह थोड़ा ठिठक गया। उसे याद आया, झाओ यांग ने कहा था कि वह शिफ्ट हो जाए। उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो गया। लेकिन अब वह एला को क्या बताएगा? वह अंदर गया। एला पहले से ही घर पर थी और कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसका काम बहुत व्यस्त रहता था। रयान उसके पास गया। मैं आ गया। एला ने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इतनी देर से आए काम खत्म हो गया? रयान ने सिर हिलाया। हाँ, बस ऑफिस थोड़ा दूर है, शायद मुझे शिफ्ट होना पड़े। यह सुनकर एला थोड़ी चौंक गई। रयान ने तुरंत समझाया, कंपनी रहने की जगह दे रही है, ऑफिस बहुत दूर है और मेरे पास तुम्हारी तरह कंपनी की कार भी नहीं है। एला, तुम नाराज तो नहीं हो? मैं छुट्टी के दिन फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है। ये कहकर उसने झुककर उसके गाल पर किस किया। एला कुछ दिनों से पहले ही पछता रही थी कि वह रयान के साथ रह रही है। अब जब उसने खुद कहा कि वह शिफ्ट होना चाहता है, तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हुई। लेकिन उसने तुरंत उस भावना को दबा दिया। वह ऐसा कैसे सोच सकती थी? रेहान उसके साथ रहता था और उनके बीच भावनाएं भी थीं। अगर वह चाहे कि वह जल्दी चला जाए, तो क्या वह गलत नहीं होगी? उसने आगे बढ़कर रेयान को गले लगाया। अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ हो तो मुझे बताना। रेयान ने सिर हिलाया। ठीक है। अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था कि फोन की घंटी से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर कॉल उठाता हूँ। वह डेनियल था। यंग मास्टर, इन्वेस्टमेंट कंपनी से कॉल आया है। उनकी बॉस झाओ यांग आपसे मिलना चाहती हैं। पूछ रही हैं आप कब फ्री हैं? मैंने पूछा, वह मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? डेनियल बोला, शायद उन्होंने हमारे हाल के रिटर्न्स देखे हैं और आपसे स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहती हैं। हाल ही में बहुत लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेनियल ने किसी को तवज्जो नहीं दी। और झाओ यांग का स्टेटस अलग था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, मना कर दो, मुझे इन सब की समझ नहीं है। असल में पिछली जिंदगी में मैं बस टिकटॉक और ट्विटर स्क्रॉल करता था, इसलिए मुझे पता था कि कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे और कौन से ट्रेंड में आएंगे। लेकिन अगर सच में चर्चा शुरू हो गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं दोबारा सोने का मन नहीं बना पाया। नीचे जाकर नाश्ता करने लगा।